हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें जो है आप लोग को बीटीसी सेकेंड सेम का कुछ जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इस पर जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग अब देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आदर्शवाद आप लोग समझते होंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है आध्यात्मिक जगत का, ठीक ना, क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसमें आध्यात्म से जुड़ी हुई शिक्षा होती है, ठीक ना। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति के द्वारा हुई है, ठीक ना, तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, क्योंकि आदर्श यही मानता है ना, आदर्शवाद, कि आध्यात्म में एक शक्ति होती है और उसी से ब्रह्मांड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, ठीक ना, तो बर्कले। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो बर्कले, ठीक ना। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है, तो ये हैं कांट। ये जो है शिक्षा शास्त्री हैं जो प्राचीन आदर्शवाद के क्या हैं, जनक हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो हीगल। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, हीगल, ठीक ना। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है, तो ये हैं प्लेटो। मतलब प्लेटो जो शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक ना। नैतिक आदर्शवाद के कौन है, प्लेटो। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है, ठीक ना, तो ये हैं कौन, प्लेटो, नैतिक आदर्शवाद के जनक, ठीक। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये आप लोग को दिख रहा होगा, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन के शाश्वत मूल्यों का आदर्शों के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है, ठीक ना। तो इसका आंसर है क्या, प्लेटो ने, ठीक ना। प्लेटो ने ये कहा है कि जीवन का दार्शनिक मूल्य क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम है, ठीक ना। शाश्वत मूल्य है ये सब जीवन के, ये किसने कहा है, प्लेटो ने। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाता है, तो विचारों को, क्योंकि आदर्श जो मूल्य होते हैं वो जो किस पे निहित होते हैं, विचारों और भावों पर निहित होते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये विचार और भाव जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं, आदर्शवाद में यही जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, विचार, ठीक। आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं, ठीक ना। तो आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग्स कितने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, तो 2 बताए हैं, ठीक ना। यह प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो ये हैं सुकरात, ठीक ना। संवाद विधि के जनक कौन है, तो कौन है, प्लेटो। संवाद विधि के जनक कौन है, तो प्लेटो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें का है कि निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है, तो कौन है, अरस्तु। आगमन निगमन विधि के जनक जो है कौन है, अरस्तु है, ठीक ना। और इसमें से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगमन में उदाहरण दिया जाता है पहले कि निगमन में, ठीक ना। तो निगमन से ही समझ जाते हैं कि पहले नियम बाद में उदाहरण, इसमें जो है इसमें उदाहरण बाद में नियम, ठीक ना। ये आगमन निगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु, ठीक ना। अब पूछेगा कि निर्देशन विधि के जनक कौन है, ठीक। निर्देशन विधि के जनक कौन है, तो ये है कौन, हर्बर्ट, ठीक। निर्देशन विधि के जनक कौन है, तो हर्बर्ट है। तर्क विधि के जनक कौन है, तर्क विधि के जनक कौन है, तो ये कौन है, हीगल है, ठीक ना। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है कि खेल विधि के जनक कौन है, ठीक ना। तो ये हैं कौन, फ्रोबेल। खेल विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल हैं।
अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो ये है पेस्टालॉजी। ठीक ना, इस पे आप लोग नोट जाइएगा कि प्रयत्न और अभ्यास विधि। ठीक ना, तो वो दूसरी विधि है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो ये है जेंटिल, यानी कि जेंटिलमैन। जेंटिलमैन का मतलब कि भाई उसने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। अध्यात्म का मतलब वही अच्छे स्वभाव का। ठीक ना, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब होता है कि जो स्वयं की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? आत्मानुभूति कहा जाता है। और वही आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख क्या हैं? उद्देश्य है। ठीक, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? 8 विधियां। ठीक ना, अ से आदर्शवादी और अ से 8। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो कितनी हैं? 8 विधियां। अ से आदर्शवादी और अ से क्या है? 8 विधियां। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ठीक ना, तो वे शिक्षा देने की योजना जो समय, स्थान और अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम में पूर्ण निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। मतलब औपचारिक शिक्षा का मतलब कि किसी निश्चित समय में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। और जो अनिश्चित समय में दी जाती है वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक ना, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में होती है शिक्षा। इसमें बहुत अधिक व्यापक एवं विस्तृत प्रत्यय होता है। मतलब एक निश्चित समय के लिए नहीं होती है, वो क्या होती है? अनौपचारिक होती है। ये घर परिवार एवं समाज के द्वारा मिलती है या दी जाती है। ठीक ना, और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा दी है। ठीक ना, प्लेटो ने किसकी परिभाषा दी है? शिक्षा की। ठीक ना, उन्होंने कहा है प्लेटो ने कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा है। ठीक ना, प्लेटो ने क्या कहा है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा कहलाती है। इसको याद करिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। अरस्तु ने इससे भी अच्छा दिया है। अरस्तु की शिक्षा की परिभाषा यह है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा है। ठीक ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ठीक ना, मस्तिष्क क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। ठीक ना, और स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए। उसमें जो है शिक्षा निहित है। ठीक ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। एक और इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद की पंक्ति है। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। शिक्षा की परिभाषा पूछेगा तो ये आप लोग लिख सकते हैं, शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। बस इतना ही है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर में जो निहित शक्तियाँ हैं उसको प्रकट करती है। यानी कि मनुष्य के अंदर अगर शिक्षा है तो उसके अंतर यानी कि हृदय में, अंतर मन में जो भी शक्ति चल रही है उसको क्या होगा? प्रकट कर देगी। वही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक ना, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मतलब पूछ देगा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? ठीक ना, तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कहें एडम स्मिथ ने। ठीक ना, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। ठीक ना, और इन्होंने कैसे कहा है? क्योंकि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक ना,
और रास ने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवीय होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। रास और एडम्स ये दोनों लोग क्या हैं, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माने। लेकिन वही पूछा जाएगा कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी निहित होता है। शिक्षा, विद्यार्थी और क्या, शिक्षा में अध्यापक, विद्यार्थी और क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो पूछेगा कि जॉन डीवी ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है, तो अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। और दो द्विमुखी प्रक्रिया एडम स्मिथ और रास ने कहा है, ठीक ना, जो बताएं कि चुंबक की तरह होता है, एक ध्रुव और दो ध्रुव, ठीक ना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को मिला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक ना। तो इसके स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और आराम से देखिएगा। इससे हो सकता है आप लोग का एक आध 2 नंबर बढ़े, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास हों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।